Hello, dear students. Welcome to Shikshastra Education. Today we are going to talk about Class 10th Economics Chapter 2. नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप जानते हैं कि इसके पहले हम इस पर 2 वीडियोस और बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज समझेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और मे बी ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे जो हमारे बच गए हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है मेजरिंग सेक्टरल आउटपुट जीडीपी। तो समझते हैं ये जो टॉपिक है मेजरिंग सेक्टरल आउटपुट यानी जीडीपी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझिएगा कि जब हम हमारे घर में मान लीजिए कि 5 मेंबर्स हैं, है ना, तो जो अर्न कर रहे हैं, टोटल जो हमारी अर्निंग है, हमें हिसाब किताब तो रखना होता है, कितनी कमाई हुई, एक महीने में कितना हमने खर्च कर दिया। तो ऐसे ही कंट्री, और जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमारे जो पापा हैं वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से जो अर्निंग आती है, हमारे भैया जो बाहर दूसरी सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं वो जो अर्निंग भेजते हैं, वो सारा उसमें काउंट होता है हमारे घर की अर्निंग में, राइट। तो ऐसे ही हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे भी हमारी जो कंट्री की बाउंड्री है उसमें जो भी अर्निंग्स है, टोटल गुड्स सर्विसेज प्रोडक्ट जो हम अर्न करते हैं, जिससे हमें रुपीज़ में जो है करेंसी जो है हमारी वो मिलती है, उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम भी इसीलिए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, राइट। तो जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, maybe it is a finance year. It is a measure of the overall economic output. तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हाउ जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है सारे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को ऐड करके। अब गुड्स तो ठीक है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। सर्विस क्या होता है, जैसे कि आप खाना खाने के लिए गए और आपने किसी होटल में जाके वेटर को टिप दिया, राइट। तो वो आपने उससे उसकी सर्विस के लिए दिया, है ना। आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया, तो वो भी उन्होंने सर्विस दी, बदले में आपने फ़ी पे किया। तो ये जो सर्विसेज हैं, है ना, टीचर हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, ये सब हमें सर्विस देते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस में आता है। हमने सर्विस सेक्टर के बारे में तो पढ़ा ही है, राइट। तो ऐड करना वैल्यू को फाइनल गुड्स की और सर्विस की। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया है फाइनल गुड्स, इसको थोड़ा समझिए। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो बिस्किट होता है, राइट, अगर मैं बात करूँ तो बिस्किट जो है वो मिलकर के बना हुआ है फ्लोर से यानी आटे से, प्लस उसमें शुगर है, प्लस उसमें फ्लेवर डाला हुआ है, राइट। तो जब आप इसके लिए पे करते हैं बिस्किट के लिए, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट परचेस करके लाए, आप ख़रीद के लाए दुकानदार से, तो वो ये कहता है कि आप 6 रुपीज़ फ्लोर के दे दीजिए, 2 रुपीज़ शुगर के दे दीजिए, एंड आफ्टर दैट 7 रुपीज़ फ्लेवर के दे दीजिए, टोटल आपका 15 रुपीज़ हो गया। ऐसा नहीं कहता ना। हम तो जो हमारा फाइनल गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिस्किट का पैकेट, राइट, उसी का पे करते हैं हम। पैकेजिंग का अलग से, फ्लेवर का अलग से, ये सब पे नहीं करते, राइट। तो फाइनल गुड्स का मतलब आप समझ गए। फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे ऐड करना, जो प्रोड्यूस होती है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में। और it is important to only include final goods such as biscuit sold to the consumer to avoid double counting intermediate goods. Intermediate good मतलब जिससे मिलके वो बना है फ्लोर, व्हीट वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये जीडीपी की इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जीडीपी रिफ्लेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी के साइज़ को। भाई जितनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है। क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन बताता क्या है स्टूडेंट्स, वो बताता है कि डिमांड कितनी है मार्केट में, और जितनी ज़्यादा डिमांड है इट मीन्स कि उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उतना ज़्यादा खर्च है, उतनी ज़्यादा अर्निंग है, यानी वो इकोनॉमी के साइज़ को बता रहा है। एंड हेल्प्स इन कंपेयरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर
टू द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि जीडीपी में ये सब काउंट होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टोरल इम्पोर्टेंस। थोड़ा सा इसे समझते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस देखने में आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है शिफ्ट इन सेक्टोरल इम्पोर्टेंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर्स dominated economies. Over time as industries developed the secondary sector become more important. क्या हुआ? जो अर्ली स्टेज थी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो इकोनॉमी को, मतलब प्राइमरी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले सब लोग फार्मिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी के जो रीसेंट ईयर है इसमें आप देखेंगे जो टर्शरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो चुका है प्रोडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। आप देखेंगे, आप जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों को जानते हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो टर्शरी सेक्टर में ही मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं कि काम करते होंगे, राइट। हो सकता है कि आपके जो भैया हैं, जो पापा हैं, वो जहाँ जॉब करते हो वो कोई बैंक हो या कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस हो या एनीथिंग एल्स जो भी हो, तो चांसेस हैं कि वो मोर देन 95% लोग आपके कांटेक्ट में जो है वो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया के केस की बात करें तो इन इंडिया वाइल द टर्शरी सेक्टर हैज़ ग्रोन इन प्रोडक्शन मोस्ट पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर क्रिएटिंग मिसमैच बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक तरह का मिसमैच हमें इंडिया में देखने को मिलता है। वाई? क्योंकि इंडिया में टर्शरी सेक्टर ग्रो तो कर रहा है लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। अप्रॉक्सीमेट 44% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की रीसेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग, तो वो आप देखेंगे कि डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर में जुड़ी हुई है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब समझते हैं इस वाले टॉपिक को जो है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एंड सेक्टोरल आउटपुट। सबसे पहला टॉपिक है सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट वर्सेस प्रोडक्शन। थोड़ा समझिएगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडिया में जो मोस्ट पीपल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। और वहीं पे अगर हम देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है, हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी इज़ रिलेटिवली स्मॉल। जो कंट्रीब्यूशन होता है इस सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, वो सेक्टर है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ की जाती है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करेंगे जैसे कि क्रॉप्स प्रोडक्शन सारे के सारे जो हैं, है ना, माइनिंग, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आ गया हमारा, पेट्रोलियम वाला। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फिशिंग है ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली कम है अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर से कंपेयर करें तो। फिर बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक फैमिली में एक हस्बैंड एंड वाइफ जो कि फार्मर है वो काम कर रहे हैं, और अचानक से वो जो हस्बैंड है उसका भाई जो है, जो पढ़ने गया था, वो लौट आया। अब उनकी ज़मीन तो जो थी वो लिमिटेड ही थी, प्रोडक्शन भी उसमें पूरा अच्छे से हो रहा था, उसमें तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाई ने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है पढ़े लिखे होने के बाद भी, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा भैया। तो भैया ने मना नहीं किया और भैया भाभी के साथ अब वो भाई भी वहाँ पे काम करने लगा। काम बस थोड़ा जल्दी हो जाता था, हाथ वो बटा देता था, लेकिन क्या अर्निंग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है और क्रॉप का प्रोडक्शन भी लिमिटेड ही है, उन्हें ज़रूरत नहीं थी तीसरे व्यक्ति की। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी अदृश्य बेरोजगारी। यानी ये वो है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही, लेकिन बस वो दिख नहीं रहा है, काम करते हुए दिखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ ऑफन मोर लेबर देन नीडेड, मीनिंग मैनी वर्कर्स आर अंडर एम्प्लॉयड. This situation is called disguised unemployment, where workers appear to be employed but their productivity is lower than their potential. Right? I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे 3 सब टॉपिक्स
दिए हुए हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले देखिए इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आप जानते हैं इरिगेशन मतलब सिंचाई की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अलग अलग तरह के भवनों का निर्माण, बिल्डिंग वगैरह बनाना। तो बिल्डिंग इरिगेशन सिस्टम्स लाइक डैम्स एंड कैनाल्स वुड अलाउ फार्मर्स टू कल्टिवेट more land and take an additional crops, thus creating more jobs। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इरिगेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है, डैम बने, कैनल बने, तो उससे क्या हुआ, फार्मर को अलाउ हो गया कि वो जो है ज़्यादा लैंड पर, ज़्यादा ज़मीन पर जो है अपनी फार्मिंग कर पाएँ। एंड इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे, एडिशनल क्रॉप्स का भी वो प्रोडक्शन वहाँ पे कर सकते हैं और इससे जॉब जो है वो क्रिएट होगी, राइट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ वुड इनेबल फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर देयर प्रोडक्ट्स। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को इम्प्रूव कर दें और स्टोरेज फैसिलिटी को थोड़ा बढ़ा दें तो क्या होगा कि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर भी रख पाएंगे। रूरल एरियाज़ में जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लाइक सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे पल्स मिल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये क्रिएट कर सकता है जॉब सेमी रूरल एरिया में, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो कंसिस्ट करता है बिजनेसमैन को जो फॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं और फॉलो करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस को। वर्कर्स की अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो जॉब सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं कि भाई उनकी जॉब की सिक्योरिटी है, जाएगी नहीं, पेमेंट एक फ़िक्स जो है वो हमेशा उनके फिक्स डेट पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन्स वगैरह भी मिलती हैं, राइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं तो उसमें सारे स्मॉल स्केल बिजनेस आ जाते हैं जो ऑपरेट होते हैं बिना गवर्नमेंट रेगुलेशन के। वर्कर्स जो होते हैं इस सेक्टर में वो फेस करते हैं लो वेजेस को, जॉब की कमी होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और पुअर वर्किंग कंडीशंस होती है। इसे मैं और ज़्यादा बड़ा करके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। आप देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेजेस उनके लो हैं, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है ये आप समझ गए। अब थोड़ा डिफरेंस पे बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स लाइक overtime pay, medical care, pensions, while unorganized sector workers often have none of these protections, right? तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर इस पर। सबसे पहले समझिए पब्लिक सेक्टर को। तो इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स द असेट्स एंड प्रोवाइड्स essential services like healthcare, education, railways and postal services. The primary aim of the public sector is to provide public goods services, not to earn profits. पब्लिक सेक्टर में जो इंटेंशन होता है गवर्नमेंट का वो प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, लोक कल्याण की भावना होती है पब्लिक वेलफेयर की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड उन्हें करवाएं और यही उनके लिए एसेट होते हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ओन होता है इंडिविजुअल से या कंपनी से, जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? गुड्स या सर्विसेज प्रॉफिट के लिए। और एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो जो टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, कंज्यूमर्स मस्ट पे फॉर दी सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको सिम कार्ड यूज़ करना है तो यू हैव टू रिचार्ज एवरी मंथ, ओके। तो गवर्नमेंट्स रोल क्या है, अब इसको समझिए। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ दैट आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट के रोल की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ जो होती है, जो एसेंशियल होती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जिसमें रोड्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, डैम्स आ गए, और प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 2, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें जो इसमें मैंने अभी स्क्रॉल अप की है ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था, ये इसका 3rd एंड लास्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड
डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये वीडियो को देख पाएँ। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती कीजिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।